नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के यूनिट नंबर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जिनकी संख्या लगभग 70 के आसपास होगी। मॉडल पेपर होगा 2025-26 की परीक्षाओं के लिए। बीए फोर्थ सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास यानी कि केवल हिस्ट्री वाला जो सिलेबस है उसमें आपको इसमें आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो आधुनिक विश्व के इतिहास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न की श्रृंखला चल रही थी। यूनिट नंबर 1 के लगभग 111 से अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने बता दिया था। अब यूनिट नंबर 2 की बारी है। आज की वीडियो के माध्यम से इकाई संख्या 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इकाई संख्या 2 से। ठीक है, चले भाई। इकाई संख्या 2, पहला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस शासक को 30 जनवरी 1649 ईस्वी को व्हाइट हॉल के सामने मृत्यु दंड दिया गया था? बढ़िया क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इंग्लैंड के किस शासक को 30 जनवरी 1649 ईस्वी को व्हाइट हॉल के सामने मृत्यु दंड दिया गया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 जनवरी 1649 ईस्वी को एक प्रकार से उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चार्ल्स प्रथम की बात हो रही है। संसद की सेना ने स्कॉटलैंड की सेना को पराजित किया, गृह युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद में चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड की सजा जो है वो सुनाई गई थी। मृत्युदंड चार्ल्स प्रथम में ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। चार्ल्स द्वितीय को किस वर्ष से राजा घोषित किया गया, बताएं। चार्ल्स द्वितीय को किस वर्ष में राजा घोषित किया गया? चार्ल्स द्वितीय को राजा कब घोषित किया गया था भैया, फटाफट से आप जब इनकी फांसी हो गई थी चार्ल्स प्रथम की, उसके बाद में इनको एक प्रकार से राजा घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो 1660 ईस्वी आप मान सकते हैं। इसका 1660 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को राजा घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक। इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक, फटाफट से आप बता। ठीक है, 1660 ईस्वी में मुख्य रूप से शासक बना था और 1685 तक शासन किया था चार्ल्स द्वितीय ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और चूंकि उसका ये मृत्यु के बाद में फिर कुछ गृह युद्ध जैसी संभावनाएं या फिर चीजें बन चुकी थी, तो इस वजह से 1100 मतलब 1651 में पहले बातें बताई गई थी। चूंकि 1600 मतलब कि 1600 आप देखते हैं कि 49 में जो है फांसी हो गई, मृत्युदंड दिया गया था इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम को। तो उसके बाद में चार्ल्स द्वितीय को शासक बनाने की बात करी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ, बाद में वो चीज़ें सामने आई फिर। लेकिन जो वास्तविक तौर पर 1660 से 1680 तक शासन किया था। ठीक है, 1680 नहीं, 1600 आप बता दें 85 तक। ठीक है, 25 साल तक। तो ए ऑप्शन। इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक, इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक कौन था? बिल्कुल जेम्स प्रथम। ठीक है, स्कॉटलैंड के इंग्लैंड के जो स्टुअर्ट शासक थे उसमें जेम्स प्रथम जो थे वही सबसे पहले शासक हैं। स्टुअर्ट वंश के प्रथम शासक कौन है? जेम्स प्रथम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति के समय शासक कौन था? इंग्लैंड की जो वैभवपूर्ण क्रांति हुई उस समय शासक कौन था? तो जेम्स द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688। बिल्कुल राइट आंसर आपका ए ऑप्शन। हमेशा क्वेश्चन ये वाला और ये वाला, वैसे ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक मैंने बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिटेन में सुधारों का प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो ब्रिटेन में सुधारों का जो प्रारंभ हुआ है वो 1832 ईस्वी के अधिनियम से होने शुरू हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके श्रृंखला में रखे गए हैं। सातवां क्वेश्चन से, किस अधिनियम के पारित हो जाने पर इंग्लैंड वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र बन गया? बताएं। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है।
प्रश्न है, किस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद या हो जाने पर इंग्लैंड वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र बन गया? तो वो एक प्रकार से कौन सा अधिनियम था? संसदीय सुधार अधिनियम 1911। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्यूरिटन क्रांति का काल था। प्यूरिटन क्रांति का काल, प्यूरिटन काल क्रांति का समय, प्यूरिटन क्रांति के समय की अगर बात की जाए तो प्यूरिटन की जो क्रांति हुई थी ये एक प्रकार 1642 से 1649 ईस्वी के आसपास। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन साहब देखिएगा, प्रश्न 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति का कारण क्या था? देखिए, जेम्स द्वितीय के द्वारा कैथोलिक धर्म का समर्थन करना ये भी एक कारण रहा था। इसके अलावा जेम्स द्वितीय की निरंकुश नीतियां भी सामने आ रही थी, ये भी, और राजा और संसद के बीच में संघर्ष चल रहा था। ये सारे कारण 1688 ईस्वी की क्रांति के कारण है। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 10वां प्रश्न, चर्चिस्ट आंदोलन 1838 से 1848 तक जो चला, इसका उदय किस देश में हुआ था? चर्चिस्ट आंदोलन का उदय जो हुआ ये ब्रिटेन से शुरू हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चर्चिस्ट आंदोलन किस वर्ग से संबंधित था? तो चर्चिस्ट आंदोलन जो था ये मजदूर वर्ग से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चर्चिस्ट आंदोलन, चर्चिस्ट आंदोलन किस से रिलेटेड था? चर्चिस्ट आंदोलन, तो ये मजदूर हितों के वर्ग से, मजदूरों के संरक्षण के लिए किया गया आंदोलन था इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के आसपास। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, ब्रिटेन में स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार कब प्रदान किया गया? बताएं। प्रश्न बढ़िया है। ब्रिटेन में स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार जो मिला था 1928 से मिला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मताधिकार माने कि वोट डालने का अधिकार, जैसा पुरुष डालते हैं जितने समय पर, उतने समय पर स्त्रियां भी डालेंगी वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी समस्या का संबंध किससे है? किस देश से? जर्मन साम्राज्य, टर्की, अफ्रीकी या इटली साम्राज्य? तो पूर्वी समस्या का संबंध जो है ये था टर्की साम्राज्य के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यूरोप का बीमार आदमी किस राष्ट्र को कहा जाता है? यूरोप का बीमार आदमी किस राष्ट्र को कहा जाता है? ऑटोमन साम्राज्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? ऑटोमन साम्राज्य को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है, क्योंकि वह अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में असमर्थ था, धीरे धीरे अपना क्षेत्र जो है खोता चला गया, तो ऑटोमन साम्राज्य को कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि टर्की। ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन से, क्रीमिया का युद्ध प्रत्यक्ष कारण क्या था? क्रीमिया का युद्ध कब लड़ा गया? क्रीमिया का युद्ध जो लड़ा गया था भैया 1853 से 1856 तक चला था। 1853 से 1856, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया इसके बीच में। और इस युद्ध का जो प्रत्यक्ष प्रभाव, एक प्रकार से प्रत्यक्ष जो कारण था वो क्या था क्रीमिया के युद्ध का? इसका प्रत्यक्ष कारण था धार्मिक विवाद। ठीक है, बी ऑप्शन। 2 साल तक चला था, बेसिकली 2-3 साल तक। ठीक है, क्रीमिया का युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध समाप्त हुआ था कब? बिल्कुल, इसका तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता भी होगा, बिल्कुल 1856 में, चूंकि यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, बी ऑप्शन। तो ये सब ध्यान रखें, परीक्षा में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ, हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना, सभी सब्जेक्ट के कोर्स आपको अगर प्राप्त करने हैं, मात्र 100 रुपीज़ वाला कोर्स, तो 9161 93 60 62 पर तुरंत व्हाट्सएप पर SMS करिएगा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन क्वेश्चंस की तैयारी आपकी करवाई दी जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं आ रही हैं, वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर है, चाहे अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय की बात करें, और चाहे आपके ये लिखित टाइप के क्वेश्चंस, मतलब ऑब्जेक्टिव की बात करें, MCQs वाले, ये सब भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ये दूसरी यूनिट है, ऐसे ही आपकी तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट भी आएगी। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम फटाफट से लिख करके आप भेज दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही लिख करके आप भेजेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जो होगी पेमेंट कर देनी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव क्लास की लिंक आपको मिलेगी, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे। अब जो भी सब्जेक्ट में 2 मेजर सब्जेक्ट आपके, मतलब 3 मेजर सब्जेक्ट या 2 मेजर सब्जेक्ट जो भी आपके होते हैं,
एक माइनर सब्जेक्ट होता है, एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है। तो इन चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र आपकी 100 रुपये में ही करवाई जाएगी, जिसमें आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर ये सब मिलेंगे और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। और आपको लिखित टाइप के इसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सब होंगे, यानी बहुत ही बेहतर अंदाज में आपकी तैयारी होगी। आपके एग्जाम में आपका बहुत बढ़िया नंबर आएगा, चूंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप की जो तैयारी होती है उसमें क्या होता है कि आप बहुत ही बेहतर कर पाते हैं, चूंकि इसमें जो प्रश्न आप सही करोगे उसका नंबर आपको एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें नंबर बढ़ाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जिन बच्चों को नंबर अपने बढ़ाने हैं वो फटाफट से आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप इसमें अगर मेहनत कर लेंगे तो लिखित टाइप की परीक्षाओं में कितना भी मेहनत कर लेंगे लेकिन नंबर ज़्यादा नहीं उठता है। तो आपको मेहनत करने की जरूरत होती है ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में ज़्यादा, चूंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आप जो है एक टिक करने की बात होती है, बस टिक कर देंगे सही हो जाएगा, तो नंबर उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लाने के। तो आप बढ़िया नंबर ला सकते हो और अपने घर वालों को खुश कर सकते हो, अपने कॉलेज में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो, टॉप कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी को। तो जिनको भी जुड़ना जुड़ेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मिलेंगी। कई विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व भी करवाया जाता है, तो बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ें आपको मिलने वाली। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो क्रीमिया का युद्ध कब लड़ा गया था भैया? 1853 से 1856 में। क्रीमिया का युद्ध कब समाप्त हुआ? 1856 में समाप्त हुआ। क्रीमिया का युद्ध, 18 नंबर प्रश्न, क्रीमिया का युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था, इसका समाप्त जो हुआ था वो संधि हुई थी पेरिस की संधि, उसी के द्वारा। टर्की के युवा तुर्क क्रांति कब हुई? टर्की में युवा तुर्क क्रांति कब हुई भैया? तो ये हुई थी 1908 ईस्वी में, सी ऑप्शन। बाल्कन युद्ध कब लड़े गए थे? बाल्कन युद्ध बताएं, बाल्कन युद्ध कब लड़ा गया? बाल्कन युद्ध कब लड़ा गया था भैया? बाल्कन युद्ध दो अलग अलग युद्धों का समूह था। 1912 और 1913 में बाल्कन प्रायद्वीप में ये युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1912 अक्टूबर से मई 1913 तक चला था और दूसरा जून 1913 से 1913 अगस्त तक चला था, ठीक है। बाल्कन युद्ध क्लियर, ध्यान रखेंगे। किसी किसके बीच में हुआ था भैया? बाल्कन लीग में शामिल था सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया और जो है मोन्टेनेग्रो और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में हुआ था। तो ये बाल्कन लीग और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ था। परिणाम में निकला कि बाल्कन लीग की जीत होती, जो कि इसमें सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया सब शामिल थे। ऑटोमन साम्राज्य जो था वो एक प्रकार से वो अपना तमाम जो क्षेत्र था उसका वो अपने हाथ से उसको छोड़ना पड़ा। और दूसरा बाल्कन युद्ध जो हुआ था 1913 और 1913 में तक हुआ था, जून से अगस्त के बीच में, ठीक है। बुल्गारिया और बाल्कन लीग के अन्य सदस्य के बीच में हुआ था, क्योंकि बुल्गारिया बाद में अलग हो गया था इससे। सर्बिया, ग्रीस और जो है रोमानिया के बीच और बुल्गारिया से अलग होकर के हुआ था। इसमें क्या होता है, बाल्कन युद्ध में जीते गए क्षेत्र जो थे उसको बांट करके अलग अलग कर दिए गए। बुल्गारिया की हार होती है, बुल्गारिया कई क्षेत्रों को एक प्रकार से देना पड़ता है। तो ये चीज़ें हुई इसमें बाल्कन के युद्ध में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 से 1913 ईस्वी में ये युद्ध लड़े गए थे। 20 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रीमिया युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था भैया? तो क्रीमिया का युद्ध प्रारंभ हुआ था 1853 में, 1856 तक चला था, पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। क्रीमिया युद्ध के समय रूस का शासक कौन था? तो क्रीमिया युद्ध के समय रूस का शासक कौन था भैया? निकोलस प्रथम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर का, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। क्रीमिया युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध में विजयी हुआ था कौन? टर्की विजयी हुआ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्रीमिया युद्ध ने किस देश का पुनर्जीवन दिया? क्रीमिया युद्ध ने किस देश को पुनर्जीवन दिया? क्रीमिया युद्ध ने किस देश को पुनर्जीवन दिया? तो ब्रिटेन को पुनर्जीवन दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करी थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सी घटना क्रीमिया युद्ध से संबंधित है? बास्तील का पतन, या फिर जो है सेवेंटी पाल का पतन, या फिर एक्सलासापेल सम्मेलन, या सेडान का युद्ध? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 पाल का पतन, जो है रिलेटेड है 70 पाल का पतन, क्रीमिया के युद्ध से संबंधित एक घटना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वियना सम्मेलन का सभापति कौन था? वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बताएं। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था और कहां पर हुआ था ये? वियना की कांग्रेस जो हुई थी, वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था, जो सितंबर 1814 से 1815 ईस्वी तक चला था, जून तक, ठीक है। तो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी ऑस्ट्रियाई राजनेता थे मेटरनिख, उन्होंने करी थी, ठीक है। तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था भैया? वियना कांग्रेस के अध्यक्ष थे मेटरनिख, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। कौन थे? मेटरनिख।
मेटरनिख ऑस्ट्रिया के राजा थे। वियना सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधि कौन था? तो वियना कांग्रेस में इंग्लैंड के प्रतिनिधि कौन थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वियना कांग्रेस में इंग्लैंड के जो प्रतिनिधि थे वो थे कैंसल मतलब कि कैंसलरे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 29 नंबर प्रश्न है भैया। प्रश्न, वियना सम्मेलन में फ्रांस का प्रतिनिधि कौन था? तो वियना कांग्रेस में जो फ्रांस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कौन थे? फ्रांस के प्रतिनिधित्व करता थे जो है तैलीरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस देश ने वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो वियना सम्मेलन में इनमें से किसने भाग नहीं लिया था? देखिए, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था, टर्की ने भाग नहीं लिया था। ये ऑप्शन 30 का ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 31 नंबर। किस जार को मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? किस जार को मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को, ये जार था, रूस में जार कहा जाता है शासकों को बेसिकली, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो था ये इसको मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राजा जार माने राजा। 32 नंबर क्वेश्चन से, वियना सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। तो 1814 से 1815, 1814 से 15, तो 14 आप लगा देंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 32 का सी ऑप्शन। ठीक है, वियना कांग्रेस आयोजित किया गया था 1800 कब से कब तक? 1814 से सितंबर 1814 से 1815 तक आयोजित किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 200 से ज़्यादा यूरोपीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, और एक नई यूरोपीय व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए वियना कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। तो इसका 1814 भी लगा सकते हैं, 1815 भी, यानी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। हालांकि 14 ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 1814 ही लगाएंगे। वियना कांग्रेस का अधिवेशन किस देश में हुआ था? तो मतलब किस देश में हुआ था? वियना कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया। इसी वजह से इसके अध्यक्ष कौन थे? मेटरनिख थे स्वयं। 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी का महत्वपूर्ण निर्णय क्या था? देखिए, 1815 बेसिकली, वैसे इसमें 1815 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता, तो 1815 उसका करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सही माना जाएगा। 1814 भी सही माना जाएगा, 1815 भी। वैसे 1815 आप लगा सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट किया गया कि 1815, लेकिन शुरुआत हुई थी 1814 ईस्वी से। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी का महत्वपूर्ण निर्णय क्या था, बताएं। तो महत्वपूर्ण निर्णय था पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित करना और एक नए यूरोपीय जो है नीति या व्यवस्था को लागू करना। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 20 नवंबर 1815 को वियना कांग्रेस में हुई दो संधियां कौन कौन सी थी? तो 20 नवंबर 1815 को वियना कांग्रेस में दो संधियां हुई थी। एक संधि थी पेरिस की संधि और दूसरी थी चतुर्मुख की संधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व की उद्योगशाला किस देश को कहा जाता था? विश्व की उद्योगशाला, विश्व की उद्योगशाला किस देश को कहा जाता है? बिल्कुल, इंग्लैंड को, ब्रिटेन को वर्ड्स वर्कशॉप कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम को। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के जन्म स्थान यही है। दुनिया भर में औद्योगिक का जो विकास हुआ है यहीं से हुआ है। तो विश्व की औद्योगिक जो एक प्रकार से वो है, इंग्लैंड को ही कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शुरू होने का क्या कारण रहा? देखिए, इसका कारण कई सारा रहा, चूंकि वैज्ञानिक विचारधारा का प्रादुर्भाव हो रहा था। ठीक है, कृषि क्रांति हो रही थी। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण कृषि क्रांति के माध्यम से हो रहा था। इंग्लैंड में अनुकूल परिस्थितियां सामने आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके करेक्ट आंसर। ये सभी कारण की वजह से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के कारण से यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया। बिल्कुल, यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया। किन कारणों से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसका एक प्रकार से कई रीजन रहा। मतलब कि विनिर्मित वस्तुओं के उपभोग के लिए, चूंकि उपनिवेश इसलिए स्थापित किया चूंकि जो नए नए वस्तु बनाते थे इसको बेचना कहीं पर था, तो उपनिवेश देश अगर इनके अंडर में थे तो वहीं पर जाकर के बेचते, जैसे भारत हो गया। ठीक है, और तमाम देश हो गए। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए भी अलग देशों की डिमांड होती थी, क्योंकि भारत से कच्चा माल ले जाते थे और इंग्लैंड में उसको मशीनों में बना करके फिर भारत में वही चीज़ बेचते थे महंगे दामों पर। तो इससे इनका फायदा होता था। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी उपनिवेश स्थापित करना इन्होंने उचित समझा। इस तरीके से ये तीनों कारण उचित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, वियना कांग्रेस ने ऐसा आधार प्रस्तुत किया जिस पर भविष्य के यूरोप की नींव रखी गई, यह कथन किसका है? वियना कांग्रेस ने ऐसा आधार प्रस्तुत किया
ठीक है, जिस पर भविष्य के यूरोप की नींव रखी गई। यह कथन किस विद्वान ने कहा था? इसको कहा था कैटेलजी नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लेक्चर्स ऑन दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड पुस्तक बड़ी फेमस है, किसने लिखी? लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, इस पुस्तक को लिखा है, किसने लिखा है? टाइनबी नाम के विद्वान ने, आर्नोल्ड टाइनबी, बड़े फेमस विद्वान है, इन्होंने लिखा है। पुस्तक बड़ी फेमस है, परीक्षा में प्रश्न भी आया हुआ पिछले वर्ष। 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी भैया? फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इंग्लैंड। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फ्लाइंग शटल यानी लूम यानी उड़न तुरी करघे का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1733 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न, स्पिनिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? स्पिनिंग जेनी नामक का आविष्कार कब हुआ था यंत्र का, बताएं। स्पिनिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कार कब हुआ था भैया? 1765 ईस्वी में या 64 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 64 या 65 ईस्वी में। आविष्कारक इसके हैं जेम्स हरग्रेव्स ने 1764 या 65 कर ले, इसका करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं 43 का बी ऑप्शन लगा सकते हैं, 1765 ईस्वी में। ठीक है, जेम्स हरग्रीव्स या जो ये लिखा हुआ यही इसके एक प्रकार से आविष्कारक है। फ्लाइंग शटल लूम नामक यंत्र किसने बनाया था? फ्लाइंग शटल लूम नामक यंत्र किसने बनाया था? बिल्कुल, जॉन के नाम के एक विद्वान है। फ्लाइंग शटल लूम यंत्र का आविष्कार 1733 में किया था। अंग्रेजी विद्वान है ये। ठीक है, 1773 में आविष्कार किया। नाम क्या है? जॉन के। और जो फ्लाइंग शटल का महत्व ये है कि यह मशीन बुनाई प्रक्रिया में क्रांति ला दी थी। औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका इस फ्लाइंग शटल ने निभाई, जिसमें क्या होता था? बुनाई जो कपड़े की होती है उसमें बड़ा फेमस है ये। फ्लाइंग शटल से पहले बुनाई एक श्रम गहन और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। इस मशीन ने एकल बुनकर को अधिक चौड़े कपड़े की अनुमति दी। यह मशीन बड़ी मात्रा में कपड़े की बुनाई की अनुमति देती है। ठीक है, और जॉन के की इस आविष्कार को बेसिकली व्हील्ड शटल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। 1733 जॉन के, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, जॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिंग जेनी यंत्र का आविष्कार किसने किया था? हरग्रीव्स नाम के विद्वान ने किया था। ठीक है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 या 1765 में किया था, जिससे एक साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते हैं। स्पेनिंग जेनी ये भी इसी से रिलेटेड है। इस मशीन का इस्तेमाल ऊन या कपास की कटाई के लिए किया था स्पेनिंग जेनी का। इस मशीन से एक साथ कई धागे काटे जा सकते हैं, लगभग 8 धागे एक साथ। इस मशीन ने कपड़ा उद्योग में औद्योगिक क्रांति लाने में मदद करी। इस मशीन ने पारंपरिक कताई विधि की तुलना में ज़्यादा धागा उत्पादन करने में मदद करी। इस मशीन में एक फ्रेम होता है और जिसमें आमतौर पर एक स्पिंडल या स्पिंडल रोल पर 8 स्पिंडल का एक सेट होता है, जो 8 धागे एक साथ चलते हैं। हर स्पिंडल में एक रेबिंग लगा होता है जो कताई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक ढीला और मुड़ा हुआ फाइबर बंडल होता है इसमें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये इंग्लैंड के विद्वान हैं जेम्स हरग्रीव, 1720 में इनका जन्म होता है, और इन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, जिससे औद्योगिक क्रांति बड़ी फेमस हुई। 46 नंबर प्रश्न है, खदानों में पानी निकालने वाली वाष्प चलित मशीन किस वर्ष बनाई गई थी? बताएं। तो खदानों से पानी निकालने वाली जो वाष्प चलित मशीन थी, यानी कि वाष्प से चलने वाली थी, इस मशीन को कब बनाया गया था? 1712 ईस्वी में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सुरक्षा लैंप का आविष्कार किस वर्ष हुआ? सुरक्षा लैंप का आविष्कार जो हुआ ये 1815 ईस्वी में हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन से, वाटर फ्रेम का निर्माण किसने किया था? वाटर फ्रेम का निर्माण किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाटर फ्रेम का निर्माण किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने। और कब किया था? 1769 ईस्वी में। ठीक है, इसके बारे में बताएं तो यह एक पानी से चलने वाली कताई की मशीन है, जो ताना, यानी जो ताना होता है लंबाई होता है, बाना उसकी चौड़ाई होती है, तो उसी के धागे को, ताना जो धागा लंबा वाला होता है उसको काटता है। यह जेम्स हरग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी का एक सुधार है। स्पिनिंग जेनी के बाद में इसका आविष्कार हुआ, जो केवल बाने भरने वाले धागे के लिए उपयुक्त जो है कमजोर धागा बनाती है।
तो बेसिकली ये एक प्रकार से चीज़ें हैं। 1769 में इसका आविष्कार हुआ, ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट 1769। क्लियर। मसलिन व्हील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मसलिन व्हील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मसलिन व्हील, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर, क्रॉम्पटन ने किया, बी ऑप्शन। कच्चा इस्पात बनाने की विधि किसके द्वारा खोजी गई? कच्चा इस्पात बनाने की विधि खोजी गई थी किसके द्वारा? सीमेंस मार्टिन के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा कब किया गया? बिल्कुल 1876 राइट आंसर होगा इसका, 1876 में किया गया ग्राहम बेल के द्वारा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का 7 मार्च को एक प्रकार से इसका प्रयोग किया गया। 10 मार्च 1876 को उन्होंने पहला सफल टेलीफोन किया था ग्राहम बेल ने, ठीक है, और 10 मार्च को पहली कॉल इन्होंने लगाई थी। कॉल किसको किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने सहयोगी थॉमस वाटसन को बुलाया था कॉल करके। कॉल में क्या कहा गया था? मिस्टर वाटसन यहाँ आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सबसे पहली कॉल यही एक प्रकार से थी, उन्होंने किसके पास किया था? थॉमस वाटसन जो उनके सहयोगी थे, मित्र थे, उन्हीं के पास किया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बेल का पूरा नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने, ठीक है, ये बात आप, और क्या बोला था कि ग्राहम बेल यहाँ ये आपसे मिलना है, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बातें पहली कॉल में ही बातें बताई थी। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन। आदर्शवाद के जनक कौन है? प्लेटो, ठीक है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है? रूसो की, जीन जैक्स रूसो। प्लेटो की पुस्तक कौन? द स्टेटस मैन, द लॉज, द रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की है। हीगल ने क्या सिद्धांत दिया? द्वंदात्मक भौतिकवाद सिद्धांत किसका है? हीगल का है द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की विचारधारा का देता, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेख किया, ठीक है, तो इसने ही कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ही वह व्यक्ति है जो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक है, जनक है, साम्यवाद की बात करता है, समाज को 2 वर्गों में बांटने की बात करता है। इसने कहा कि अब तक का जो समाज है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, अब तक का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स धर्म को जनता के लिए अफीम बताता है, ठीक है, धर्म जनता के लिए अफीम किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। तो कार्ल मार्क्स बड़ा एक प्रकार से विद्वान आदमी था। अगला क्वेश्चन है, 1674 ईस्वी में 8 तकुए वाले चरखे का आविष्कार किसने किया था? तो 1674 में 8 तकुए वाले चरखे का आविष्कार जो किया था वो किया था भैया जेम्स हरग्रीव्स ने। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चौवन नंबर क्वेश्चन से 1870 ईस्वी में कृषि प्रधान देश हो गया। 1870 में कृषि प्रधान देश कौन हो गया था भैया? देखिए जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस सभी लगभग में कृषि प्रधान देश हो चुके थे। पशुओं की नस्ल सुधारने के उपाय, पशुओं की नस्ल सुधारने के उपाय किसने किया था? बैकब्रेल ने, डी ऑप्शन। जल शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किसने किया था? जल शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किसने किया था भैया? एडमंड कार्टराइज ने किया था, एडमंड कार्टराइज, ठीक है, क्लियर। जल शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किसने किया था? जल शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर आपका है एडमंड कार्टराइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले से लोहे को गलाने वाली भट्ठी कहाँ लगाई गई थी? पत्थर के कोयले से लोहे गलाने वाली भट्ठी जो लगाई गई थी ये स्कॉटलैंड में लगाई गई। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नोट डाउन कर लें। व्यापारी पूंजीवादी आधारित था। व्यापारी पूंजीवाद आधारित किस पर था? व्यापारिक पूंजीवाद। तो व्यापारिक पूंजीवाद जो था वो व्यापार, लूट और दासता पर आधारित था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी 59 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जेम्स वाट को किस लिए माना जाता, मतलब किस लिए जाना जाता है जेम्स वाट को? जेम्स वाट ने भाप का इंजन का आविष्कार किया था, इसी वजह से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन के किस क्षेत्र पर औद्योगिक क्रांति का न्यूनतम प्रभाव पड़ा, यानी कम से कम प्रभाव पड़ा?
देखिए आर्थिक क्षेत्र पर खूब दबा के पड़ा, सामाजिक क्षेत्र में पड़ा और राजनीतिक क्षेत्र पर भी औद्योगिक क्रांति का खूब जम करके प्रभाव पड़ा। धार्मिक क्षेत्रों पर कम प्रभाव पड़ा था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कैपिटलिज्म शब्द किसने दिया है? कैपिटलिज्म शब्द को किसने प्रचारित किया भैया? तो सेंट साइमन ने प्रचारित किया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। बढ़िया क्वेश्चन है। जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल जो था ये बेसिकली कौन था भैया? जेम्स मिल की अगर बात करें, जेम्स मिल जो था ये कौन था? एक जेम्स मिल कौन था? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। जेम्स मिल कौन था भैया? इस जेम्स मिल जो था ये जॉन स्टुअर्ट मिल का पिता था। जन्म 6 अप्रैल 1773 में होता है। 23 जून 1836 में मृत्यु हो जाती है इसकी। और जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता हैं। यूके के एक प्रकार से इस स्कॉटिश इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन लगा सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन से 63 नंबर। फ्री मार्केट इकोनॉमी अथवा फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी इसका अर्थ क्या है भैया? इसका अर्थ होता है पूंजीवाद से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 64 64 नंबर क्वेश्चन से भैया, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किसका प्रादुर्भाव हुआ? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद का प्रादुर्भाव हुआ। बी ऑप्शन। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ की है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है। टॉमस मूर की पुस्तक का क्या नाम है? यूटोपिया पुस्तक। बड़ी फेमस पुस्तक, परीक्षा में आता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर क्वेश्चन। कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? कृषि क्रांति जो हुई थी सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुई थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई? इंग्लैंड में हुई। 67 नंबर क्वेश्चन से, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई है? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है सूती वस्त्र उद्योग से हुई है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तमाम प्रकार के मशीनों का निर्माण हुआ। 68 नंबर क्वेश्चन, कारखाना व्यवस्था को किसने जन्म दिया? कारखाना व्यवस्था को किसने जन्म दिया था भैया? सी यानी कि रिचर्ड आर्कराइट ने जन्म दिया था। वाणिज्यवाद का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? वाणिज्यवाद का जो है संबंध जो है बेसिकली स्पेन से माना जाता है प्रारंभ। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला आपका 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के चिन्ह सर्वप्रथम कब दिखाई दिए? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के जो चिन्ह हैं वो आपको 17 से 70 ईस्वी के आसपास दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 की भी क्लास देख ली। अब इसके बाद में इकाई नंबर 3 की क्लास जो है जल्द ही आएगी आपके समक्ष। इससे पहले इकाई नंबर 1 की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ इकाई नंबर 1 की क्लास देख लीजिएगा। और पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, तो इकाई नंबर 1 में लगभग 111 क्वेश्चन हमने बताए थे। तो ऐसे ही आपको बता दूं कि सभी सब्जेक्ट का जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत सभी का पीडीएफ आपको ऑब्जेक्टिव का, लिखित का सभी का मिलेगा। तो जिन बच्चों को पीडीएफ नोट्स जुड़ना है, क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर तैयारी करनी हो, तुरंत एसएमएस करें व्हाट्सएप पर 9161936062 पर। और आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आप जल्दी से जुड़ें, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम तुरंत लिख करके भेजें। सभी सब्जेक्ट की तैयारी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए करवाई जा रही है। जिसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामारथन क्लास, महासंग्राम क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा जिसमें सब कुछ आपको मिलेगा। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये फीस में करवाई जा रही है। आप सेंड करवा सकते हैं किसी दूसरे से भी, खुद भी सेंड कर सकते हैं, जिनको भी जुड़े। इसमें मेन फोकस आपका पीडीएफ पर होता है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखित सभी टाइप के, तो आपको बेहतर अंदाज में चीज़ें मिलेंगी। जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों की क्लास भी आपको मिलेगी, लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। सभी यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता है। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ें। सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्लासेस मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली वही क्लास आपको मिलेगी। वैसे अधिकतर सब्जेक्ट लगभग 17-18 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं चैनल पर, तो वो सब मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद। को करिकुलर में जैसे आपको सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य पढ़ना होता है अधिकतर विश्वविद्यालयों में। कुछ विश्वविद्यालय लगातार इधर उधर कर दिए थोड़ा सा, जिसमें जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में कुछ में मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन पढ़ना होता है।
तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर्स आपका यही वैध है। किसी भी में वीर बहादुर पूर्वांचल हो, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हो, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, या आपका जो है डीडीयू हो, ठीक है। इसके अलावा और भी तमाम विश्वविद्यालय आपके हैं, जैसे कि सीसीएसयू है, चौधरी चंद मेहर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़। तो ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो सब में आपकी परीक्षा से यानी यहीं से क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय हो गया आपका। इसके अलावा तमाम सारे विश्वविद्यालयों में यही सब क्वेश्चंस मतलब आते हैं। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वैसे सभी को जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। आप सभी लोग जुड़ जाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।